एडमिशन लिया था उसमें कॉलेज में 2003 में लिया था। जो रूट था कॉलेज जाने का, हाँ, वो हमारा और उनका एक ही रूट था। तो कई बार बस में जैसे मुलाकात हो जाया करती थी, हम एक साथ या पार्क में टहलें या फिर किसी रास्ते पे जाएं और एक ही चेहरे लगातार मिलते रहे तो कभी न कभी आपकी उनसे दुआ सलाम हाय हेलो जरूर हो जाएगी। ऐसे ही बस वो हम और वो बस के साथी थे। वहीं से हमारी पहली मतलब मुलाकात वगैरह हुई। मैं बीए फर्स्ट ईयर में था उस टाइम और वो बीए फाइनल में थी। कौन सा कॉलेज था? कॉलेज जेएस हिंदू कॉलेज। ये बात है 2004 की बात है जब पहली बार मैं मिला हूँ। अच्छा, 2004। अच्छा उस्मान भाई, उसके बाद क्या मुलाकात में ऐसा क्या खास होता चला गया कि लास्ट में आप जो है, जो शबनम का बेटा है ना, आपके साथ रह रहा है, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं? 2012 में एक साथी थे मेरे, वो खबर लिख रहे थे इनके ऊपर। मैंने कहा मैं जानता हूँ शबनम को, मिला हूँ इनसे। तो उसने कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया इस बात को। कुछ ऐसे कमेंट कर दिया था कि अरे यार सब ऐसे कहते हैं, क्योंकि सब शबनम बहुत हाईलाइट थी और उससे कोई मिल नहीं सकता था। उसने कहा कि शबनम से कोई मिल नहीं सकता। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो मिलती ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करती। तब मैं पहली बार अगले दिन, ये बात रही होगी मार्च की बात है, मार्च 2012 में मैं अगले दिन जेल चला गया मिलने के लिए और पर्ची लगाई, अंदर से ओके हो गई। मैंने कहा यार लोग कह रहे हैं कि वो मिलती नहीं किसी से, देखो उस्मान को जानती थी इसलिए एकदम से पर्ची लग गई और ओके हो गई। मैं अंदर जब पहुंचा तो फिर वो वहाँ जो बहुत सारी भीड़ थी, उस भीड़ में शबनम नहीं थी, बाकी सब। और मैं काफी देर तक ढूंढता रहा। जब आदमी जेल में इधर उधर घूमेगा बेवजह अकेला ही, तो पुलिस वाले और बाकी लोग जो उसमें ड्यूटी पे रहते हैं वो थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं कि यार ये क्यों है, मतलब क्या चक्कर, क्या चाहता है, क्यों घूम रहा है। तो देख के वो थोड़ा उन्होंने सवाल किया, तुम क्या बात है, क्या कैसे घूम रहे हो? उनका मुझे शबनम से मिलना है, बस ये नाम लेना था। एकदम से ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने मैंने उतना ही बड़ा अपराधी समझ लिया जितनी बड़ी शबनम थी। और उसके बाद फिर पकड़ के तलाशी ली वगैरह, तो वहां से निकाल दिया। और मैं जब पर्ची लगाई थी तब उसने, पर्ची लगाने वाले ने मुझे बड़ी भद्दी सी भाषा में बोला था कि अच्छा शबनम से मिला है? हाँ वही जिसने 7 मर्डर किए हैं। तो क्या तुम भी मर्डर करके आए हो क्या? मैंने कहा वैसे उस टाइम जो भी मेरे मन में आया था, मैंने ये कहा था कि तेरी गाल में इतनी जोर से मारूंगा कि शायद पूरी जिंदगी निशान छोड़ जाएगा अगर आज के बाद कभी इस तरह से कहा। फिर मैं सोचने लगा उस्मान यार उसने तो कुछ गलत नहीं कहा, तुमने क्यों कहा गलत कहा होते? उसने देखा है, सुना है, वही तो बोला है उसने। आप जिस शबनम को तुम जानते हो वो तो लड़की बहुत अच्छी थी कॉलेज टाइम। इसका मतलब यार एक काम करना है, शबनम पे कहानी लिखी जानी चाहिए, शबनम बाहर कैसी थी और अंदर कैसी। तो मैं बस फिर दूसरी बार मिलने के लिए गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, 5वीं बार गया, छठी बार गया, शबनम मिलती नहीं थी। उस दिनों मैंने फिर 4-5 महीने काम करने के बाद फिर छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वापस बुलंदशहर आ गया। तो बुलंदशहर से फिर मैं, जब मेरा वीकली ऑफ होता था या कभी लगा कि हाँ आज मुझे जाना चाहिए, तो मैं जाने लगा। और 2012 से लेके 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आने वाला है। इसी बीच मुझे पता चला कि CWC उससे एक बच्चा है जो उसके बच्चे को गोद देना चाहती है किसी को। कोई फैमिली आगे नहीं आ रही थी, तो उधर शबनम उससे मिलना ही नहीं चाहती थी। तो जितना मना कर रही थी अंदर से उतना ही जुनून पैदा हो रहा था कि हाँ मिलना है। तो वो जो ऐसा बदला कि फिर वो एक किताब लिखने का जो था वो दिमाग से निकल गया। मैंने सोचा कि शायद किताब के बहाने से ना सही, बच्चे के लिए तो मिलेगी। अब उसने बच्चे के लिए भी मना करना शुरू कर दिया। फिर और जिद मतलब लगी मुझे कि मुझे नहीं मिलना ही है हर हाल। तो फिर यही सिलसिला चलता रहा है। थोड़ा परेशानी के बाद फिर मुलाकात हो गई। तो मुलाकात के बाद फिर उसने कहा कि ठीक है। जब सब लोगों ने कहा कि अपना बच्चा दे दो, तो तब मुश्किल से तैयार हुई और उसने दे दिया। यही था। ये तकरीबन कब बच्चा आपके हवाले किया गया? 30 जुलाई 2015 को। कॉलेज के दौरान की कुछ यादें, जैसे आप बार बार किताब का जिक्र कर रहे हैं ना, कि आप चाहते थे कि जेल आने से पहले शबनम कैसी थी और जेल आने के बाद। मैं बता रहा हूँ कि मैं आज तक शबनम से नहीं मिला हूँ, उस शबनम से जिसको दुनिया जानती है। उस्मान जो मिला है वो दूसरे शबनम से मिला है, जो कभी कॉलेज मेट है और वो हेल्प करती है। कैसी हेल्प हुई, एक बार जब 2004 की बात है, मैंने पढ़ने का पूरा इरादा खत्म कर लिया था कि अब नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं फेल हो गया था, एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट लग रहा था। तो बस ये सोच लिया था कि अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो रहा था धीरे धीरे। तो उसने अपने आप से एक फार्म भरा मेरा इम्प्रूवमेंट का, और उसकी लगभग 400 कुछ रुपए फीस थी, लगभग 500 रुपए के आसपास। वो फीस भी उसने भरी, उसने फार्म भरा और बड़ा मोटिवेट किया, बस जाके एग्जाम में बैठना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठना है और तुम पास हो या फेल हो, जो मन में आए वो लिखना। मैंने कहा ठीक है। जब उसने एक और मैडम थी, वो सुषमा चौधरी, वो दोनों ने मुझे फोर्स किया और मैंने वो
काम कर दिया। और उस सब्जेक्ट में जिसमें मेरे 30 नंबर थे, उसमें अगले जब रिजल्ट आया तो 54-55 नंबर के आसपास। यानी कि मैं, अब मुझे हेल्प की गई कहीं से या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पास हो गया था। और पहले से ज्यादा अंदर से हिम्मत आ गई उन्हें, अब पढ़ना है, अब पढ़ना है, पढ़ के ही तो यहाँ तक पहुंचे। नहीं तो अगर नहीं पढ़ते तो गाँव में कुछ ना कुछ वैसे छोटा मोटा काम कर रहे होते, खेती बाड़ी कर रहे होते, तो शायद इतनी सोच भी डेवलप नहीं होती। तो कहीं ना कहीं शबनम का बहुत बड़ा एहसान है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। कई बार हम ये गाड़ी अगर ट्रैक से उतर जाती तो कोई मतलब नहीं बनता फिर। जैसे और लोग सोचते हैं, क्योंकि मैं कोई अकेला तो नहीं ना था, उसके साथ फर्स्ट से लेकर डबल MA उसने किया है, और BEd भी किया होगा, शिक्षा मित्र भी रही है, कितने लोगों से उसके संपर्क में रहे होंगे। तो फिर उस्मान ही क्यों आ गया है, कोई और भी आगे आ सकता था। और ऐसा नहीं कि किसी और की भी इसने हेल्प नहीं की होगी, जरूर की होगी। तो बस यही मेरे दिमाग में है कि यार क्या नाम है, इसने एक मदद की है। तो पहले इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि लोग उसे जाने कि वो कैसी है। फिर जब वो ये इस बात के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मुझे, मैं 2.5 साल के बड़े कड़े संघर्ष के बाद जब मैं जेल में पहली बार मिला शबनम से, जनवरी 2015 की बात है ये। अच्छा। सर्दियाँ थी ठीक ठाक, और बहुत सर्दी में बाइक से गया था, पूरा कांप रहा था, मतलब ठंडी से चढ़ रही थी। बाद में उससे बात कर रहा था, तो बात करते करते उसने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, अपना आपको नकाब में उसने ढका हुआ था। बार बार मैं कह रहा था कि तुम क्या, मैं जिसे जानता था वही शबनम ना, आपको याद है मेरी आपकी मुलाकात में हुई, बस में हुई, ऐसे हुई वैसे हुई। बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। जाके उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई खास। करीब जब 10 मिनट हो गए, मैं कुछ खिलौने वगैरह लेकर गया था, खाने का सामान लेकर गया था। मैंने ये है, बच्चे के हिसाब से जो भी उसे पसंद आ सकता था वो सब चीज लेकर गया। करीब 10 मिनट मुश्किल से हुए होंगे, कम ही हुए थे। तब मैंने एकदम सवाल कर दिया उससे, पहला सवाल उसकी निजी लाइफ से जुड़ा हुआ कि तुमने अपने परिवार वालों को क्यों मारा। तो वो ये सब सुन के सामान छोड़ के वहाँ से उठ के चली गई। अब मैं क्या कह सकता था वहाँ पे, मैं चलाया वहाँ से। मुझे CWC ने और जेल प्रशासन ने मिलाने के लिए मतलब वादा किया था, उन्होंने अपना मिला दिया। बार बार वो यही सवाल कर रहे थे कि ऐसा क्या पूछा है, ऐसे क्या बात की तुमने, शबनम तुमसे बात तो दूर की बात है, तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रही, ऐसा क्या कर लिया। उनके यार फिर मैं बहुत पछतावा हुआ अपना पे। 2.5 साल में तो मुलाकात हुई है उसमें, यार उसने पता नहीं क्या इतना भी नाराज हो गई। तब उसने कहा कि मैं अपना बच्चा किसी को भी दे दूंगी, लेकिन उस्मान को नहीं देना। चले आए। फिर मैं अपने बड़ा मायूस हुआ, बहुत ज्यादा उदास। अपने दोस्तों से कहा यार ऐसे बात है, क्या करूं क्या ना। बोले परेशान मत हो, देखा जाएगा। उसके लिए अगर ऐसी बात है, वो जिद्दी है ना, तो हम भी बहुत जिद्दी हैं। स्ट्राइक करेंगे, जेल के सामने बैठेंगे, कभी तो पसीजेगी वो। तो ऐसे चलता रहा बस यही सब। अच्छा उस्मान भाई, बच्चा लेने की कहाँ से आपके जहन में आई ये सोच के उसका शबनम का बच्चा ले लेते हैं? पहले तो सिर्फ नॉर्मली मिलना चाहता था। हाँ। फिर किताब लिखना चाहता था। हाँ। अब जो एक जिद थी, वो जिद कम नहीं हो रही थी, पता नहीं जिद बहुत बढ़ रही थी अंदर से। हाँ। एक जुनून। तो ये आपको एक विकल्प लगा जब हाँ, मुझे ऐसा लगा कि अगर नहीं मिल रही तो एक काम करो, हो सकता है बच्चे की वजह से मुलाकात कर ले। हाँ। अब क्या नाम है, सपने में भी जो है ना बहुत देता था। रात को सपने भी आ रहे हैं कि वो बच्चा है, वो मुझसे बात कर रहा है, खेल रहा है मेरे साथ, ये सब। मैं रात को अकेले ही रहता था, शादी वादी नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो यहाँ मेरी दोस्त थी वंदना, तो मैं उनसे बताता था कि यार बड़ा दिमाग खराब हो रहा है यार, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो काम में भी मन नहीं लगता था। अब जो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुका है, क्योंकि वो शायद ऊपर वाला भी यही चाहता था कि ऐसा होना चाहिए। तो फिर मैं एक दिन ये फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि बच्चा है, तो एक टीम निकल के आ रही थी जेल के अंदर। हाँ, मैं तो बाहर ही खड़ा रहता था, भीड़ का हिस्सा था। और जब भीड़ का हिस्सा था तो क्या नाम है, जब टीम निकल के आ रही तो मैं टीम से मिलने की कोशिश की, लेकिन टीम बात नहीं करती थी, क्योंकि उससे ऑलरेडी पत्रकार लोग घेर के रखते थे बहुत ज्यादा। तो अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा, जब पहली बार मैंने टीम को देखा तो उससे पता चला कि शबनम को एक बेटा है और उस बेटे को ये परवरिश में देने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो शायद बच्चा रहा होगा करीब 4.5-5 साल के आसपास। तो मुझे नहीं पता था कि उसका प्रोसेस क्या है। वो लगातार जब आपने लिया बच्चे को गोद, उस वक्त बच्चे की उम्र कितनी थी? वो 6 साल 7 महीने का था और 21 दिन। 6 साल 7 महीने 21 दिन का। अच्छा, इसके बाद जैसे उस्मान भाई आपकी शादी हो गई है ना, अब तो शादीशुदा है, तो तब क्या इन सब चीजों को लेकर कभी ये बातचीत नहीं होती कि आपने क्यों लिया? और एक्चुअली शादी नॉर्मल नहीं थी, शादी भी एब नॉर्मल थी। हाँ। जैसे एक इंसान की जिंदगी में एक ख्वाब होता है कि वो दूल्हा बने। हाँ। मेरी जिंदगी में वो दिन नहीं आया कि मैं दूल्हा बनूं। जब भी किसी दूल्हे को देखता हूँ मेरा मन करता है यार मैं भी यार काश मुझे कपड़े पहनने चाहिए थे, घोड़ी भी जाता है, बैंड बाजे बजते, डीजे बजता, दावतें होती। ये मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार जब
अप्लाई किया था इसको लेने के लिए, तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। मैंने वहाँ लोकल के एक पत्रकार हैं राहुल सिंह, मैंने उनसे कहा यार मैं यार इस बच्चे को लेना चाहता हूँ। तो वो बंदा भी जो मुझे देख के कह रहा था कि यार तुम सचमुच पागल हो यार, उसने बहुत हेल्प की मेरी, बहुत ज्यादा हेल्प। मेरा जो मैसेज होता था राहुल सिंह के थ्रू बाल कल्याण समिति में, वो मुझे बताते थे कि अभी ये प्रोसेस है, ऐसा करो ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं ई पेपर जरूर पढ़ता था, लेकिन मुझे प्रोसेस नहीं पता था कि आगे मुझे कदम क्या उठाना है। तो राहुल सिंह ने बताया कि ऐसे तुम अप्लाई करो, बाकी मैं देखता हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि आप शादीशुदा नहीं है इसलिए आप ले नहीं सकते। अब एकदम से कोई शादी तो हो नहीं सकती। मैंने कहा बस मुझे मैडम 2 घंटे का टाइम दे दीजिए, मैं शादी करके एकदम से आ रहा हूँ। तो वो मैडम कहने लगी पागल है बिल्कुल, कहाँ से आ गया है और ये रोज आ जाता है यहाँ पे। तो उस टाइम तो जब उसने सचमुच मतलब ये कहा, मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे मेरे बारे में क्या बोला, क्योंकि उसने खुद मुझे बताया था कि मैंने कहा सर आप पागल हैं। अच्छी बात है। तो मैंने कई अपने जो रिश्तेदारियों में लड़कियां थी जिससे मेरी शादी की बात चली थी, तो अलग अलग लोगों को फोन किया, मैंने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, और बोले हाँ ठीक है शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तैयारी भी हो गई, लेकिन मैंने कहा शादी पता है क्यों करना चाह रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसको गोद लेना है। और इतना सुन के उसने कहा नहीं इसके लिए तो बिल्कुल। तो मैंने कहा यार तुम तो कहती थी कि मैं तो बहुत ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। बोले हाँ तुम्हें पसंद करती हूँ, थोड़ी ना कि तुम किसी को भी मतलब ले आओगे। तो बड़ा खराब लगा। मैंने कहा आप फोन मत करना आज के बाद, बस मुझे जो मेरे सपनों के साथ नहीं वो मेरे साथ। तो उसने फोन फिर उसके बाद बात हुई नहीं कभी उससे। फिर इधर फोन किया, घर वालों को फोन किया, करा दो यार कहीं से शादी ठीक देख लो। तो कोई सुनने को तैयार नहीं था, टाइम बहुत कम था। तो मैं फोन पे बात कर रहा था उस टाइम पे, रोने लगा मैं जो इस बात देखते हुए, यार कितने साल से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। तो मुझे याद आया, मैंने कहा जो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है मेरे दोस्त, उन्हें फोन किया, वो शादी नहीं करना चाहती। उनका ये फैसला था कि वो शादी, वंदना नाम है। वंदना कह रही थी कि मुझे शादी ही नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी है। तो मैंने उनसे कहा शादी करोगे मुझसे? बोले क्यों? मैंने कहा यार वो ऐसे से ना उसको लेना है बच्चे को। तो वो जानती थी पूरी, मैं जब उनसे हर बात शेयर करता था। बोले ठीक है ओके। जब ओके कहा तो फिर कोई सवाल ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है। बोले लेकिन एक शर्त है। बोले कि शर्त क्या है? बोले मैं शादी करूंगी तो फिर अपना बच्चा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती। फिर मैंने कहा यार बढ़िया। अब तो मैं एकदम जैसे भीष्म पितामह ने जोश में आके दे दिया था, अपना वचन मैं दे गया। मैं बाद में वो हालांकि पछताया, मैंने कहा यार ये क्या कर लिया मैंने। तो हम लोगों ने शादी कर ली। उसके बाद फिर अप्लाई किया, वहाँ मुझे टाइम मिल गया था। उनका कि अभी आपके पास टाइम है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, ऐसा नहीं कि आज ही लगानी है, तो आप दोबारा लगा सकते हैं एप्लीकेशन। और जब हम पहली बार जेल मिलने जा रहे थे तो वही सुरभि यादव बोली सर मैं आपसे एक बात कहूँ? मैंने कहा हाँ। सर ना जब आपने कहा था कि मैं 2 घंटे में शादी करके आ रहा हूँ, तो मैंने अपने साथियों के पास जाके कहा कि ये पागल है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, पता नहीं अगर बच्चा मिल ही गया है तो कैसे ख्याल रख पाएगा ये। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा यार क्या मैंने कहा मैं क्या ऐसी हरकत कर रहा था क्या? बोले सर वाकई आपको देख के लगता था कि बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे उन दोनों आप। ठीक है। तो ये सीन था। अच्छा उस्मान भाई, शबनम अपने घर से बहुत संपन्न थी, बताते हैं कि बहुत मजबूत है ना? हाँ तो बढ़िया। हाँ तो उनके पास ये जो जैसे ये प्रॉपर्टी है, तो उसको लेकर क्या बातचीत होती है? कभी कुछ बातचीत होती है क्या? एक्चुअली मैं किसी और के बारे में क्या कहूँ, मेरा सगा भाई है। हाँ। जब वो पहली बार एक अखबार में खबर छपी थी कि उस्मान के आंगन में खिलेगा शबनम का ताज, बड़ी सी हेडिंग थी फ्रंट पेज की, बड़े बड़े अक्षरों में छपी। तो कहीं कोने में जगह मिल जाती है किसी को अखबार में तो उसमें बहुत खुश होता है। यहाँ तो बहुत बड़ी हेडिंग थी, लीड खबर। तो भाई ने कहा कि अरे यार कुछ नहीं है, सब नौटंकी है, सब ड्रामा है, जमीन है ना उसकी करोड़ों की, शायद उसके लिए इसने नाटक किया है। तो जब ये मुझे पहली बार अपने भाई से पता चला था तो मुझे लगा कि यार भाई नहीं समझा यार मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों हो रहा है। तो बहुत लोगों ने फिर सवाल उठाए थे, मिलते थे, कुछ लोग सामने कह देते, कुछ लोग नहीं कह पाते थे। और ये मैंने हजारों बार सुना था, ऐसा 1-2 बार नहीं, 5 सालों में हजारों लोगों से हजारों बार कि सिर्फ प्रॉपर्टी। तो मैं कुछ खास जवाब नहीं देता था, ठीक है मेरा काम था, मैं अपना काम कर रहा था चुपचाप। लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया और लोग कहने लगे तो मुझे जाके पर्सनली खराब लगा। एक बार सत्तार जो है उनके चाचा, उन्होंने भी मुझे मतलब कुछ उल्टी सीधी बातें की, गालियां दी थी। कौन सत्तार? शबनम के जो सगे चाचा हैं। अच्छा। उन्होंने गालियां दी, पता नहीं क्या बोला उन्होंने। और उनके बाद फिर
कुछ लोगों को घर पे भेजा गांव में। पापा मेरे बहुत सीधे हैं, वो ज्यादा मतलब उन सब चीजों में दूर रहते हैं, वो किसी के कोई बुरे में नहीं ना करते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तेरी वजह से, लोग मुझे अनाप शनाप क्या क्या बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैंने वहाँ कोतवाली में जाके पुलिस की हेल्प मांगी और कहा कि सत्तार ना हमारे घर पे कुछ लोगों को भेजते हैं, पापा को परेशान करते हैं, तो इसलिए आप उनसे कहो कि वो उनका हमारा कोई मतलब है नहीं कोई लिंक, और मैं कभी गया भी नहीं हूँ, मुझे कहीं जाना भी नहीं है उनके पास, तो प्लीज यहाँ किसी को ना भेजें। तो मैंने कोई राइटिंग में नहीं दिया था, मौखिक दिया था, लेकिन पुलिस ने मेरी बात को बहुत गंभीरता से लिया और सत्तार को घर जाके उसके डांट के आया कि कभी भी उस्मान के बारे में कोई अनाप शनाप कमेंट नहीं होना चाहिए, जब तक वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते तब तक आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे। तब उस दिन से लेके उन्होंने मुझे फिर भी मतलब कोई किसी को भेजा नहीं, लेकिन कमेंट बाजी में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब लोग कहने लगे तब मैं अभी पिछले जब 21 तारीख को गया था जनवरी को, तो मैं बहुत ज्यादा इस बात को लेकर परेशान था। एक तो लॉकडाउन की वजह से बच्चों की हालत ज्यादा खराब हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनका दिमाग है नहीं। तो मैं एक दिन बैठा हुआ बड़ा उदास था, मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, यार ये इसका पढ़ने में मन नहीं है, पब्लिक मुझे गालियां देती है। तो मैंने यही सोचा कि अब इस बार हर बार जो हम जाके चुपचाप बैठ जाया करते थे, इन दोनों माँ बेटे बात करते रहते थे, लेकिन इस बार मैं बहुत लड़के आया था शब्द। मैंने कहा यार मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस मुझे माफ कर दो यार, ये जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, या तो इसे बिल्कुल कह दो साफ साफ कि मेरी जमीन से उस्मान का से कोई रिलेशन नहीं है, इसको कभी ना जोड़ा जाए, या मैं बेदखल करती हूँ कोई संपत्ति से, कुछ भी मतलब कहो, लेकिन लोग ये ना कहें कि हाँ उस्मान ने ये किया। तो मैंने कहा यार जब मैंने किया ही नहीं है, जब मुझे लोग कहते हैं तो पर्सनली बहुत खराब लगता है, मतलब बड़ा हर्ट होता है यार कि एक तो मैं समाज की गालियां खाऊं और अपने परिवार से दूर चला गया, सारे दोस्त छूट गए, गाँव छूट गया, आते नहीं जाते नहीं। तो जब लोग गाँव पहुंचते हैं कहते हैं कि यार तुम शबनम के बेटे हो, तो मैंने कि जब हम उन लोगों से मिलेंगे ही नहीं, उन्हें तो पुरानी जिंदगी के बारे में बार बार वो बातें दोहराई नहीं जाएंगी, तो शायद तो भूल जाएगा बहुत जल्दी पुरानी लाइफ को, और वो लोग याद दिला के परेशान करते हैं और मुझे भी याद दिलाते हैं। तो मैं जो अपनी लाइफ में एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो यार वो छिन रहा है, माफ कर दो यार प्लीज, इस जमीन को या तो दान कर दो, कुछ भी कर दो। और अगली बार मैं जब मिलने आऊंगा, जब भी आऊंगा, तो मुझे इसका प्रॉपर वे में जवाब चाहिए। मैं ये नहीं कि एक दिन में ही तुम सब कुछ कर दो। अगली बार जब मुलाकात होगी तो साफ बोल देना कि जमीन रखनी है या नहीं रखनी है, और उसके बाद फिर मैं क्या फैसला लूंगा ये मेरे ऊपर है। कि मैंने कहा अगर मुझे तुमने जमीन को नहीं छोड़ा तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तो इस बात को लेके थोड़ा सा वो परेशान थी। ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दे। इस बार जो मेरी 21 फरवरी को मुलाकात हुई, तब उसने कहा कि मैं वकील से बात करके अपनी और जमीन दान करने की कोशिश करूंगा, सब कुछ दान कर दूंगा। जैसे बच्चा है वो कभी जिक्र करता है अपनी माँ का, कुछ कहता है आपसे? कभी इसने इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी इसने अपने आप से नहीं कहा आज तक कि मुझे क्या नाम है माँ के घर जाना है। हाँ, वो अगर जिक्र करता है तो अपनी नानी के घर जाने के लिए जिक्र करता है, मेरे घर भी जाने के लिए नहीं बोलता, कभी अपनी नानी के यहाँ जाने के लिए बोलता है कि हाँ मुझे नानी के घर जाना है। कभी अकेले में वो इन सब चीजों को लेके परेशान हुआ है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे से? हाँ, वो अपने माँ से इस बात का जिक्र करता है कि मुझे ही क्यों चुना गया इसके लिए। मैं मतलब वंदना जी से या शबनम से कभी नहीं बात करता अपने मन की। वो हाँ, वहाँ से एक बार निकल आया तो फिर उसने फिर शबनम को मुड़ के नहीं देखा। सही मायने कि आज तक इन 5.5 सालों में जो हमने, वो स्कूल में गया होगा अकेला तो गया होगा, बाकी हमसे दोनों में से एक के साथ तो वो हर वक्त रहा। जैसे मैं कहता हूँ कि यार बेटे पता है डीएम बहुत पावरफुल होते हैं। तो अच्छा, डीएम पावरफुल होते हैं कि हाँ मतलब इसमें ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो एक देखता हूँ मैं डीएम को। तो मैंने कहा यार काश मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ता ना तो मैं पक्का डीएम बनता। तो वो ऐसे बोलता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग से है कि वो जाना ऐसी जगह चाहता है जहाँ सूट बूट में रहे। ये हमेशा उसकी हो रही है कि कहीं भी जाए उसने सूट बूट पहना हुआ है और टाई लगी हुई है, एकदम हीरो की तरह एकदम। तो जब भी वो बात करता है ना तो लगता है कि बस मुझे ये इसी ड्रेसअप में रहना है। और शायद जेल से निकलने पे भी पहली बार उसने ये डिमांड की थी कि मुझे ऑफिस वाले कपड़े बनवाने। मैं समझ नहीं पाया कि ऑफिस वाले कपड़े क्या होते हैं। तो जब उसने देखा किसी को पहनते हुए तब कहा कि मुझे ये वाले तो कपड़े चाहिए थे, मैं इसकी तो बात कहता था। तो महीनों लग गए थे हमें इस बात को समझने में। फिर आपने बनवा के दिया उसे?
बनवा के दिए एकदम उसका बेहतरीन, जितना मेरा बन के तैयार हुआ उतने में उसका बन के तैयार हुआ। फिर वो स्कूल में जब जाने लगा तो उसके ब्लेजर पहनते हैं बच्चे, तो फिर वो ब्लेजर को बड़ी खुशी के साथ सजा के रखता था, पहनता था, लेकिन खेल खेल में उसके बटन जरूर तोड़ के लाया करता था। पता नहीं कैसे खेलते थे बच्चे, तो हमने कम से कम अलग अलग 10 जगह 10 बार लगाया हुआ कि यार ये तो क्या करता है, कहाँ खेलता है, बस वो ऐसी अटक गया था, वो टूट गया बस ऐसी। मैंने कहा यार क्या कैसे, मतलब तेरे साथी की टूटता है। फिर मैं बच्चों के सब मिला बस में, उसके किस किस का बटन टूटा हुआ है, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा यार तेरा ही बटन टूटता है यार, क्या क्या करता है तो? अरे पापा तुम्हें पता नहीं है यार, वो अटक जाता है ना उसके अंदर, खिड़की के अंदर, तो टूट जाता है।